हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और आप लोग देख रहे हैं कोडिंग की कहानियां। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोहित। रोहित, आपका स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। रोहित, जो पिछले 2 एपिसोड हमारे हुए हैं कोडिंग की कहानियां का, उसको काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और जिस हिसाब से उस पर कॉमेंट्स आए हैं और जिस हिसाब से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी तक मिसिंग था यूट्यूब पे। कहीं पर भी मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोडिंग की कहानियां टाइप का कुछ भी कंटेंट कहीं पर मिल रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं था सर ऐसा। तो जी, हम ये कोशिश करते हैं कि कोडिंग की कहानियों में हम ऐसी कहानी लेकर आए जो स्टूडेंट्स के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ही मीनिंगफुल रहे, रिलेटेबल रहे, और वो कहीं ना कहीं उनको काम आए। जैसे बिल्कुल, मैं हमेशा देखता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में डाउट है। डाउट नंबर वन, क्योंकि कॉलेज में उतनी इंपॉर्टेंस डेटा स्ट्रक्चर को दी नहीं जाती है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, तो होता ये है कि लोगों को ये लगता है कि यार डेटा स्ट्रक्चर सीखे बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि कई लोगों को डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा टफ लग रहा है। तो वो बोलते हैं बिल्कुल। क्या डेटा स्ट्रक्चर नहीं सीखे चलेगा क्या। कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर हम पाइथन करें कि डेटा स्ट्रक्चर करें, मतलब ऐसी चॉइसेस वो बोलते हैं कि मैंने कहा ये तो चॉइस ही नहीं है। और कई लोग ये बोलते हैं कि वेब डेवलपमेंट सीखना है तो क्या डेटा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हमेशा बॉटम लाइन यही बोलता हूँ कि देखो, जहाँ पर भी कोडिंग होगी वहाँ डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, फिर वो चाहे वेब डेवलपमेंट हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, कहीं पर भी आप करोगे। आपका क्या बिल, टेक है इस पे? बिल्कुल सर, डेटा स्ट्रक्चर तो मतलब कोडिंग की बारे में बात भी हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना बिना डेटा स्ट्रक्चर के, क्योंकि आप अगर पहली लाइन भी लिखते हो, मान लो कि आपको एक एरे ही चाहिए, तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। और उसके बिना क्या ही करोगे आप, मतलब आपको स्टैक चाहिए, क्यू चाहिए, मतलब ऐसी, मतलब उसके बिना आप लिख लिख क्या पाओगे। आप सिर्फ एक फॉर लूप लिख सकते हो, वाइल लूप लिख सकते हो, उसके अलावा कुछ कोई मीनिंगफुल कोड नहीं लिख सकते आप बिना डेटा स्ट्रक्चर के। तो शायद मुझे लगता है ऐसा डाउट इसलिए भी आता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ फॉर लूप वाले, इफ एल्स वाले प्रोग्राम्स शुरुआत में बिगनर्स ने ज़्यादा बनाए होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हो तो गई कोडिंग, अभी और क्या। हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं उनको डेटा स्ट्रक्चर को लेकर उनकी उसके यूज केस नहीं मालूम, उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ यूज होता होगा डेटा स्ट्रक्चर, और बिल्कुल, डेटा स्ट्रक्चर के बिना भी क्या हमारा काम चल सकता है। तो मुझे राइट, ऐसा लगता है कि आज कोडिंग की कहानियों में हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी राइट। सारी कंपनीज में काम किया और उसमें तो 3 फैंग कंपनीज हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो कुछ इसके बारे बिल्कुल, में बताइए आप। बिल्कुल सर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। आप जब भी हम लोग काम करते हैं स्पेसिफिकली बड़ी कंपनीज में, तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखना होता है, जहां पे आप बताते हो कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच करोगे लो लेवल पे। लो लेवल मींस कि आप कोडिंग लेवल पे इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अपने डिफाइन करने होते हैं। वहां पे कोड नहीं लिख के बताना होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स आपको डिफाइन करने होते हैं कि मैं ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा। और डेटा स्ट्रक्चर का एक काम तो होता है प्रॉब्लम को ऑप्टिमल वे में सॉल्व करना, और दूसरा वो एक कम्युनिकेशन टूल की तरह भी हेल्प करता है। मतलब कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे हैश मैप यूज करूंगा, तो मुझे सामने वाले डेवलपर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा होगा। वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे अच्छा है हैश मैप होगा, तो वो उस उतना बस लिख देना कि मैं यहाँ पे हैश मैप यूज करूंगा या हीप यूज करूंगा। क्योंकि सारे इंजीनियर्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, काफी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है। उसकी वजह से वो काफी अच्छे कम्युनिकेशन टूल की तरह भी काम करता है। और ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बहुत ऑप्टिमली सॉल्व की जा सकती है। मतलब जिससे आपका कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बिना सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो बहुत ही, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत पुअर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज के टॉप 10 ट्रेंडिंग बताना है, हो सकता है कि हम Amazon की वेबसाइट पे टॉप 10 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, या फिर ट्विटर पे अगर बात करें, अब तो एक्स नाम हो गया उसका, तो एक्स पे अगर बात करें तो एक्स पे टॉप 10 ट्रेंडिंग ट्वीट्स क्या चल रहे हैं अभी इस पॉइंट पे। उसके अलावा फेसबुक के पे टॉप 10 पोस्ट क्या चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कौन से पोस्ट हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कौन सी रील्स है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम
ट्रेडिशनल वे में, नॉर्मल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बता पाने में हो सकता है कि मिनट्स लग जाएं, ये इंफॉर्मेशन बताने में कि अभी करंट में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। बट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को कुछ मिली सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। हम मिली सेकेंड्स में हम पता कर सकते हैं कि अभी इस मोमेंट पे व्हाट इज ट्रेंडिंग, अभी ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है एट द मोमेंट। तो मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, जिसमें से अभी हम लोग एक पर्टिकुलर यूज केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे बिजनेस हैं जहां पे टॉप 10 निकालना एक कॉमन सा टास्क है। बिल्कुल। आप न्यूज़ की वेबसाइट्स में देखते हैं जो बहुत रेगुलर टॉप 10 न्यूज़ देखती है, वो टॉप 10 भी हो सकता है, टॉप 20 भी हो सकता है, वो कस्टमाइजेबल है। और सोचने में बड़ा सिंपल लगता है कि यार टॉप 10 निकालना क्या ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सीधे कंक्लूजन ना करें, हम सीधे सीधे स्टूडेंट्स को ये ना बताएं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, तो एक बार उनको सोचना चाहिए। सभी लोग जो सुन रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे लोग एक कॉमन सा आंसर देंगे, मैं वही आंसर पहले आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल। कि डेटा स्टोर है। अभी हम सिंपल सा मान लेते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ हैं या बहुत सारी पोस्ट हैं किसी भी वेबसाइट में, और उसमें मैं इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक टेबल है और उस टेबल में एक फील्ड है, वो हो सकती है या तो पोस्ट के बारे में हो सकती है, या प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर वो न्यूज हो सकती है। तो एक तो ये फील्ड हो गई हमारी, और जो दूसरी फील्ड है वो मान लीजिए कि उसका स्कोर है। ओके। और ये स्कोर जो हो सकता है वो हो सकता है कि हम अगर पोस्ट की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने उस पोस्ट को देखा है, वो ये जो स्कोर जो है वो बन सकता है कितने लोगों ने उस पोस्ट को देखा है, कितने लोगों ने उस पोस्ट पे क्लिक करा है, कितने लोगों ने उस पोस्ट को लाइक करा है, कितने लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट करा है। इन सारे चीजों का मिक्स करके हम एक स्कोर बना सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट के बारे में भी हम यही बोल सकते हैं, कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट देखा, कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट पे कमेंट करा और कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदा। उसकी हेल्प से हम ये कहना चाह रहे हो कि टॉप 10 में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया वो भी क्या हमें है डिजाइन करना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस पोस्ट को सबसे ज्यादा व्यू किया गया है उसके हिसाब से हम टॉप 10 बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल मैट्रिक्स हों, हम व्यूज भी देख रहे हैं, वो कितना रीसेंट पोस्ट है ये भी देख रहे हैं हम, कितना लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि जिसको ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं उसको ट्रेंडिंग बनाए, या कोई भी कैरेक्टर मैट्रिक हो सकता है। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे स्कोर का मतलब होगा एक ऐसा मैट्रिक जिसके बेसिस पे हम टॉप 10 डिसाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास पोस्ट है, प्रोडक्ट है, न्यूज है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, और लेट्स से कि उसकी आईडी है, एक टेबल तो एक कॉलम उसकी आईडी की हो गई और एक हो गई उसकी स्कोर। तो मान लीजिए ये वाला कॉलम हो गया आईडी का और ये हो गया स्कोर। तो मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है जिसकी आईडी है 1 2 3 और इसका स्कोर जो है वो मान लेते हैं कि स्कोर है 500। एक और प्रोडक्ट है जिसकी आईडी है 1 1 2 4 और मान लीजिए कि इसकी आईडी जो है वो है 700। थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि बच्चों को फटाफट समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से हम 8 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और सबकी आईडी एक काम करता हूं मैं, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 8, और इनके स्कोर्स ले लेते हैं। एक का स्कोर है 500, किसी का 700, किसी का 300, किसी का 1000, किसी का 400, किसी का 600, किसी का 800 और किसी का 900। ये बिल्कुल क्रेडिट स्कोर की तरह है। लोन अगर मिलता है ना तो क्रेडिट, वो सीबिल बोलते हैं ना, सिविल, जी जी, सिविल जितना ज्यादा है उतना आपको लोन मिलने के चांस ज्यादा है। तो वैसे ही स्कोर जितना ज्यादा होगा वो टॉप पे रहना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे वही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जितना स्कोर ज्यादा है, अब मान लीजिए टॉप 10 की जगह हमें डिसाइड करना है टॉप 5 ना, वो तो कहीं पे टॉप 5 होता है, कहीं पे टॉप 10 होता है, कहीं पे टॉप 100 होता है, बेसिकली वो कितना भी हो सकता है।
है ना। अभी जस्ट हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तो छोटा एग्जाम्पल दिखाना थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। तो टॉप 5 अगर मैं बात करूं, टॉप 5 इनमें से, तो क्या कौन कौन से हैं टॉप 5? टॉप 5 में मुझे लगता है कि एक का स्कोर 124। 124, हाँ, उसके बाद में एक है जिसका स्कोर 900 है, तो 128, 128, देन 127। 127, और फिर 122। 122, और फिर 126। यस। तो ये है हमारे टॉप 5। अगर प्रोडक्ट और न्यूज और पोस्ट की बात करें, तो ये हमारे टॉप 5 हैं, क्योंकि इनका स्कोर अभी सबसे ज्यादा है। और हमें यही दिखाना है। कोई एक पेज है जहां पे ट्रेंडिंग पेज बोल सकते हैं हम उसे, ट्रेंडिंग पेज पे हमें सिर्फ ये 5 दिखाने, क्योंकि इनका स्कोर अभी करंट में सबसे ज्यादा है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, तो लोग बोलेंगे कि ये तो बड़ी इजी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। तो सर आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स क्या क्या आंसर दे सकते हैं इसका, कि अगर मुझे ये करना हो और ये मेरा डेटाबेस है? तो बेसिकली सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, बट एक्चुअल में डेटा बहुत सारा है, बहुत सारा डेटा है। तो मतलब ये जो रिकॉर्ड्स, अभी 8 रिकॉर्ड हमने बनाए हैं, ये मिलियंस बिलियंस में रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इंस्टाग्राम रील्स की बात करें, तो लोग, इंडिया में कितने लोग हैं जो रील्स डालते हैं हर दिन? और और आप देखिए ना, ट्विटर जिसको अब एक्स बोलते हैं, तो एक्स पे टैग्स हम लगाते हैं, और बिल्कुल टैग्स के बेसिस पे कौन सा ट्रेंडिंग है ये पता चलता है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से टैग तो खैर ऐसा मल्टीपल टैग्स भी लगा देते हैं एक ही पोस्ट के ऊपर, तो वो देखते बिल्कुल होंगे कि टैग का काउंट कितना है। तो टैग बिल्कुल का काउंट जितना ज़्यादा है उतना उन्हें लेना होता है। बिल्कुल। और टैग्स टैग्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब कितने, कोई कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि कितने हाँ, हो लिमिट सकते हैं। नहीं है। मतलब क्या, एक टेबल में सारे टैग्स की एंट्री होगी और उसका काउंट भी होगा। बिल्कुल। ठीक तो है। मान लीजिए, है ना, तो मान लीजिए कि ये डेटाबेस की अपनी अपनी चैलेंजेस होते हैं डेटाबेस के, क्योंकि डेटाबेस, अगर हम एसक्यूएल डेटाबेसेस की बात करें, तो हो सकता है कि सारा, अगर हम बिलियन रिकॉर्ड्स की बात करें, तो हो सकता है एक डेटाबेस इसको हैंडल ना कर पाए। हो सकता है कि ये डेटा भी बहुत सारे डेटाबेसेस में रखा हुआ। हम्म। लेकिन हम उन डिटेल्स पे नहीं जाते हैं। मान लीजिए कि एक ही डेटाबेस है, तो जनरली लोग क्या बोलेंगे कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट आईडीज, हम्म। ऑर्डर बाय देयर स्कोर इन हाँ, हाँ, डिक्रीजिंग हाँ, ऑर्डर, हाँ, हाँ, एंड लिमिट 5 कर देंगे। हाँ। मैं सही बोल रहा हूँ सर? ऐसे सही है, सही है। इस तरह का कुछ बोल सकते हैं लोग। तो जिसको जिसको एसक्यूएल क्वेरी समझ में आती है, टेबल पे लगाना आता है, उसको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो हम सिंपल सी एक क्वेरी लगा सकते हैं, बट हमें बस ये सोचना है कि ये जो क्वेरी है ये हाँ, चलेगी मिलियन बिलियन रिकॉर्ड्स पे। राइट। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट स्कोर, एंड इस तरह का कुछ होगा, ऑर्डर बाय स्कोर, DESC, हम्म, एंड लिमिट 5। हम्म, इस तरह की कुछ क्वेरी लिखेंगे, हम्म, राइट। अब ये क्वेरी लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये डेटा तो कहीं तो इसको, इस क्वेरी को रन होने के लिए उसको पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा। आप अगर रियलिटी में देखो, तो उसको हम्म, पूरा टेबल, हो सकता है इस टेबल में मान लीजिए कि 1 बिलियन एंट्रीज है, तो 1 बिलियन एंट्रीज को स्कैन करना होगा। हम्म, उसमें से टॉप 5 फिर उसको निकालना पड़ेगा कि अच्छा इन टॉप 5 का स्कोर ज्यादा है, फिर वो आपको रिजल्ट दे पाएगा। तो ये हम्म, क्वेरी की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। ये आपको हम्म, इंस्टेंटली आंसर नहीं दे पाएगा, ये कुछ टाइम लेगा। कुछ हम्म, टाइम में हो सकता है कि अगर हम बिलियन और रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो हो सकता है 1 मिनट भी ले ले इस क्वेरी को रन करने में, हम्म, राइट। करेक्ट। तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, तो बस आप ट्विटर पे ट्रेंडिंग पेज पे जाते हो, तो आपको तो सीधे दिखता है ट्रेंडिंग पेज, हम्म, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्वीट्स की टॉप 5 क्या चल रहे हैं, हम्म, राइट। कोई टाइम नहीं होता, कोई लेटेंसी नहीं होता। अगर हमें ऐसी सिस्टम बनानी है जहां पे तुरंत हमें दिखाना हो, तो हम इस हम्म। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वहां पे हमारी हेल्प करते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत डायनेमिक भी होता है। मतलब अभी इस मिनट में जो ट्रेंडिंग 5 हैं वो अलग हैं, और अगले 2 मिनट बाद हो सकता है राइट, ट्रेंडिंग लिस्ट में चेंजेस हो जाए। तो आप ये तो लेटेंसी तो चेंजेस हो मतलब जाए, कुछ नया आ हाँ, जाए। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि 1 मिनट बाद रिजल्ट आ रहा है। 1 मिनट बाद तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो पुराना रिजल्ट आ रहा है, हमें इंस्टेंट तो मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल तो ये तो सही बात है कि बिल्कुल डेटाबेस पे बिल्कुल। डायरेक्टली ये क्वेरी लगाना तो एफिशिएंट तरीका नहीं हुआ, कोई और ही तरीका यूज होता होगा। तो सर एक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि बड़ा ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है, और मैं बहुत स्टूडेंट्स को कई बार बताता भी हूँ कि इस पे थोड़ा स्पेशल फोकस देना चाहिए, हीप डेटा स्ट्रक्चर। ओके। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे हीप के बारे में बच्चों को? ठीक है, तो ठीक है। हीप के साथ कैसा होता है ना, कि हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली कहलाता तो ट्री है, लेकिन
उसको जब हम बिल्कुल स्टोर करते हैं तो एरे के अंदर स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल क्योंकि यूजुअली जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री को बनाते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री में आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर नोड के नीचे 2 नोड होंगे, हर लेवल कंप्लीटली फिल्ड होगा, ऐसी कोई गारंटी तो होगी नहीं। तो अगर हम एक बाइनरी बिल्कुल सर्च ट्री को एरे के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें एम्बिग्यूटी देखेंगे कि एरे में जो वैल्यूज है उससे हम वापस से वो बाइनरी ट्री अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ भी नहीं आएगा कि सही पैटर्न क्या है, क्योंकि मल्टीपल पैटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल लेकिन अगर ये इंश्योर कर लिया जाए कि एक बाइनरी सर्च या बाइनरी ट्री है वो हाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री है या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो बिल्कुल जैसे हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी शर्त 2 है। पहली शर्त यह है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, आखिरी लेवल हो सकता है कंप्लीटली फिल्ड ना हो, लेकिन जितने भी नोड्स आखिरी लेवल पे होंगे वो लेफ्ट की तरफ होंगे, लेफ्ट बिल्कुल अलाइंड होंगे, कोई गैप बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, बिल्कुल दूसरी शर्त यह है, 2 तरह के हीप होते हैं, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। मैक्स बिल्कुल हीप ये कहता है किसी भी नोड पर जो वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी होगी, और मिन बिल्कुल हीप इसका अपोजिट बोलता है कि कोई भी नोड पर जो वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी होगी। तो ये बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट जैसी होती है, हम उस तरीके से बना लेते हैं। अब हीप का 2 यूजेज तो सभी लोगों ने पढ़ा होता है कॉलेज लाइफ में, एक तो सॉर्टिंग में हीप सॉर्ट, दूसरा वो यूज बिल्कुल करते हैं प्रायोरिटी क्यू बनाने में। तो प्रायोरिटी बिल्कुल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अगर हीप का नाम लिया है तो यहाँ पे इसको बिल्कुल प्रायोरिटी के हिसाब से रखने के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से जब हम डेटा निकालते हैं तो सिर्फ हम टॉप एलिमेंट निकालते हैं, जो रूट नोड पे रहता है उसी को हम सबसे बिल्कुल पहले निकालते हैं, और किसी एलिमेंट को बिल्कुल हम डिलीट नहीं करते हैं। और टॉप एलिमेंट अगर मैक्स हीप बना रहे हैं तो पूरे ट्री में जितने नोड्स होंगे उसमें सबसे बड़ा नोड, सबसे बड़ी वैल्यू वाला नोड टॉप में रहेगा, और मिन हीप बनाएंगे बिल्कुल तो सबसे छोटी वैल्यू वाला सबसे टॉप पे रहेगा। तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि जिस तरह का एग्जांपल आपने लिया, मैक्स हीप को कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो अगर बिल्कुल यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 1000 स्कोर वाला जो है वो सबसे मैक्सिमम है, तो वो राइट होगा टॉप पे, वो हीप टॉप पे में होगा टॉप पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सर इसी एग्जांपल को अगर मैं हीप बना दूं हम्म तो मान लीजिए कि मैं एक हीप बनाता हूं जिसका साइज फिक्स्ड है, हम्म, उसका साइज जो है फिक्स्ड है, 5 ही है उसका साइज। ठीक है। अब मैं एक एक करके अगर ये एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो होगा हम्म क्या कि मैंने पहले मान लो 500 इंसर्ट कर दिया, तो मेरे पास एक हम्म नोड आ गया जिसकी प्रायोरिटी अभी 500 है। तो जैसे हम प्रायोरिटी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम प्रायोरिटी क्यू की तरह उसे यूज कर रहे हैं प्रायोरिटी के हम्म लिए। तो हम्म अभी उसकी 500 प्रायोरिटी वाले का हमने इंसर्ट कर दिया। हम्म उसके बाद में 700 जब आएगा, जब 700 हम इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि 700 इससे बड़ी तो 700 ऊपर चला जाएगा, 500 उसका चिल्ड्रन बन जाएगा। करेक्ट। तो ये हो जाएगा इस तरह का 700, और 500 उसके उसका चिल्ड्रन बन जाएगा 500, हम्म इस तरीके से। हम्म फिर 300 आएगा, तो 300 छोटा ही है 700 से, 700 का तो राइट चाइल्ड हो जाएगा। राइट चाइल्ड हो जाएगा। और राइट क्यों होगा, क्योंकि आपने बताया कि इसकी पहली शर्त होती है कि लेवल फिल होने चाहिए सारे। हम्म हम इसको 500 का भी चाइल्ड बना सकते थे, हम्म लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लेवल बराबर बराबर फिल्ड होने हाँ चाहिए, हाँ ये मेन शर्त है, राइट। हाँ उसके बाद 1000 जैसे ही आया, 1000 ने देखा कि यार 1000 तो सबसे बड़ा है, तो 1000 सबसे ऊपर आना चाहिए। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सर के चैनल पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हीप के बारे में मिल जाएगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली कुछ ये जो हीप के अंदर आप जब ऐसी वैल्यू रख रहे हो जो अभी, दोनों शर्तों को देखो आप एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे 1000 को अगर आप लेवल वाइज फिलिंग कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट, तो लेवल 0 आपने फिल कर दिया, उस पर 700 रखा हुआ है। लेवल 1 पे आप देख रहे हो 500 और 300 रखा है, तो अब आप 1000 को कहाँ रखने वाले हो? लेवल 2 पे रखने वाले हो। लेकिन लेवल 2 पे रख रहे हो तो फिर वो हीप की दूसरी वाली शर्त को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि जो बिल्कुल नोड है उसकी वैल्यू दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें हमें हीप में इंसर्शन करते वक्त एक एडजस्टमेंट करना होता है। अब एडजस्टमेंट कैसा होता है? वो सिर्फ अपने एंसेस्टर से कंपेयर होता है। तो
हर एक लेवल पे एंसेस्टर एक ही रहेगा। तो अगर ट्री बहुत बड़ा भी बन जाएगा तो ट्री की जो हाइट है उसमें जितने लेवल्स हैं उससे ज्यादा कंपैरिजंस नहीं होंगे। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो बहुत एफिशिएंट एडजस्टमेंट है। तो ये जो 1000 है ये अपने एंसेस्टर से कंपेयर होता जाएगा। अगर एंसेस्टर उससे छोटे हैं तो एंसेस्टर नीचे आते जाएंगे और ये 1000 उनकी जगह पर ऊपर शिफ्ट होता जाएगा और इस तरीके से वो रूट नोड बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बस रिपीट कर देता हूं उस चीज को कि हम उसे जो अगली जो अवेलेबल स्पेस है उस लेवल को फिल करने के लिए हम वहां उसको डाल देते हैं। वहां डाल के देखते हैं कि क्या वो अपने पेरेंट से छोटा है, नहीं है तो वो ऊपर ऊपर आता जाता है अपने आप, एक बबलिंग इफेक्ट आता है जिसकी वजह से वो ऊपर ऊपर आता जाता है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहती है कि वो अपने पेरेंट्स से बड़ा होता है, तब तक ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो ऊपर चलता जाता है। तो यहां पे अब देखिए हमने जैसे ही 400 भी इंसर्ट कर दिया इसी तरीके से, अब देखिए तो इस हीप का साइज 5 था, ये 5 एलिमेंट्स ही होल्ड कर सकता था, अब हीप फुल हो चुकी है। अब क्या होगा, हम जब 600 इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो जब 600 इंसर्ट होगा तो उस समय ये होगा कि क्योंकि ये हीप तो सिर्फ 5 ही एलिमेंट होल्ड कर सकता है, तो इसमें से किसी एलिमेंट को हमें निकालना पड़ेगा और वो एलिमेंट निकलेगा कौन सा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। हाँ राइट, करेक्ट है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये हीप हमेशा 5 सबसे बड़े एलिमेंट ही रखेगा, जो कोई उन 5 से छोटा एलिमेंट होगा उसको वो निकालते जाएगा। तो अब यहां पे इस तरह का हो जाएगा कि तो इस हिसाब मतलब से 300 को निकलना चाहिए। 400, हाँ वो निकालेगा 400 को, वो इस ट्री में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको निकालना चाहिए उसे आइडियली। राइट, तो ये काम अगर हमें और एफिशिएंटली करना है कि हम हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट निकालें, जब भी निकालने की बात आए तो बेटर होगा कि हम मिन हीप यूज करें यहां पे। क्योंकि हीप पे एक और खास बात होती है कि उसमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना सबसे इजी, रूट नोड को डिलीट करना सबसे इजी होता है। राइट, तो अगर मिन हीप होता, अगर इसको हम मिन हीप की तरह करें तो मिन हीप में क्या होता कि हमारा जब हीप फुल हो गया, जब 5 एलिमेंट हो गए हमारे हीप में, हमें करना है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है हमें उसको बाहर निकाल फेंकना है। और सबसे छोटा बाहर तभी हम एफिशिएंटली निकाल पाएंगे अगर वो रूट एलिमेंट होगा। तो अगर रूट एलिमेंट नहीं है और कहीं पे होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो रूट एलिमेंट पे अगर मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो हमें एक्चुअली में यहां पे मिन हीप की रिक्वायरमेंट है। तो हम एक मिन हीप मेंटेन करते हैं। तो मान लीजिए 500 उसका पहला नोड है, 700 जब आया तो 700 अपनी जगह पे सही है क्योंकि 700 उससे बड़ा है। फिर जब 300 आया तो 300 हमने यहां पे तो डाल दिया उसको शुरू में, लेकिन तो ये हम बबलिंग इसमें ऐसा करेंगे कि जो मिन हीप में टॉप एलिमेंट है उसको नए एलिमेंट के साथ पहले कंपेयर करेंगे। अगर नया एलिमेंट उससे भी छोटा है तो उसकी तो एंट्री होनी ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत ही खत्म, और एफिशिएंट हो जाएगा। अब वो जो एलिमेंट जो टॉप एलिमेंट से बड़ा है, अब देखिए हीप के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप में बैठा हुआ है। बिल्कुल, अगर इससे भी छोटा कोई एलिमेंट है तो उसे तो हीप में आना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उससे बड़ा होना वो चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन में अंदर आ सकता है अगर हीप अभी भरी ही नहीं है। यस, अगर हीप में अभी 5 एलिमेंट ही नहीं है, अभी एक ही एलिमेंट है, तब उस कंडीशन में आ सकता है। लेकिन अगर हीप भरी हुई है ऑलरेडी, हमारे पास टॉप 5 एलिमेंट्स तो 2 कंडीशंस हैं। एक तो साइज भी एक कंडीशन है कि अभी वो पूरा भरा है कि नहीं भरा है ना। और दूसरा टॉप एलिमेंट पर जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस। अभी प्रोग्राम आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो हमने कंडीशंस बोली, आप किसी भी लैंग्वेज में इसका कोड लिख सकते हैं और ये 2 कंडीशंस हमको चेक करनी है कि टोटल भरा है कि नहीं भरा है, और जो टॉप एलिमेंट है अगर इससे छोटी वैल्यू है, हाँ, है ना, तो नहीं इंसर्ट करेंगे, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी होनी चाहिए। और इंसर्ट कहां पे हमेशा करते हैं, हमेशा जो आखिरी अवेलेबल पोजीशन है वहां पे इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने टाइम पे अगर हीप भरा हुआ है तो हम टॉप एलिमेंट डिलीट करेंगे। टॉप एलिमेंट डिलीट करेंगे। तो पहले टॉप एलिमेंट डिलीट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हीप पूरा भरा हुआ है। हाँ, पूरा भरा हुआ है। अगर पूरा भरा हुआ नहीं है तो सिंपली इस नए एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूरा भरा हुआ है तो पहले टॉप एलिमेंट को डिलीट करिए, फिर ये नए एलिमेंट को एंटर करिए। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरीके से, और फिर वही उसका जो बबलिंग इफेक्ट होगा, उसको वो अपनी खुद अपने सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा वो यस नया एलिमेंट। यस यस। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमेशा हमारे पास जो हीप में, इस मिन हीप में हमेशा टॉप 5 एलिमेंट हमेशा रहेंगे, जिनका स्कोर वाइज टॉप 5 एलिमेंट की जिनका स्कोर हाँ। सबसे हाईएस्ट है, ऐसे 5 एलिमेंट ही हमेशा बचेंगे। और ये हीप तो हीप जो होता है ये एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेड रहता है। तो अगर आप बिल्कुल कभी चाहेंगे कि इसको रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट कराना है, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज चाहिए या जैसे भी आपको वैल्यू चाहिए आप ले सकते हैं, क्योंकि वो सिंपली एरे से बना हुआ है। तो बिल्कुल भले ही हमने टॉप एलिमेंट सबसे छोटी वैल्यू रखी हुई है बिल्कुल। ना, तो वो आप किसी भी ऑर्डर में निकाल। और ये जनरली यूज होता है 5 वैल्यू, 10 वैल्यू, छोटे 20 वैल्यू, नंबर के लिए 100 वैल्यू, मैक्स टू 100 मैक्स। वैल्यू, तो मैक्स टू मतलब मैक्स, बिल्कुल। इन 100 वैल्यू को भी निकाला और उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो कभी भी कॉस्टली नहीं होगा। हाँ, वो 100 वैल्यू, 200 वैल्यू, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ वन के ऑपरेशन ही माने जाते हैं आजकल के कंप्यूटर के एग्जैक्टली स्टैंडर्ड हाँ नाम हाँ पे। इनका उनका कोई कोई कंप्यूटेशन टाइम नहीं होता, मतलब चुटकी बजाते ही हो जाते हैं ये सब हाँ। ऑपरेशन। करेक्ट। मिली सेकंड, नैनो सेकंड के ऑपरेशन है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, क्योंकि आप बहुत ही छोटे सेट के साथ डील कर रहे हैं। तो हमने ये पता कर लिया। अब अब इसको सब प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता कैसे है। मतलब तो मान लीजिए कि आप ये जो क्वेरी हमने लिखी थी, इस क्वेरी की जगह आप क्या करिए कि एक इन मेमोरी में एक हीप बना के रखिए। और जब भी आप डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, जब भी आप डेटाबेस में स्कोर कर रहे हैं, तो डेटाबेस में स्कोर, जैसे कि मैं किसी पोस्ट के बारे में बात करता हूं, तो डेटाबेस में अपडेशन कब कब जाएगा। तो मान लीजिए कि हम पोस्ट के बारे में ये बोलते हैं कि एक व्यू जब करता है कोई, 1 व्यू इज इक्वल टू 1 स्कोर। एक व्यू कोई करता है तो उससे एक स्कोर इंक्रीज होता है। लेकिन कोई अगर कमेंट करता है तो कमेंट की वजह से उसका स्कोर +10 होता है। तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि कमेंट की ज्यादा वैल्यू है। कोई लाइक करता है, हाँ तो लाइक के लिए +5 स्कोर सही होता है। है। कोई शेयर कर रहा और है। कोई कोई शेयर करता है तो शेयर और भी बड़ी चीज है, हम्म तो उसकी उसकी हेल्प से +20 स्कोर होता है। हम्म और उसके बाद में और क्या हो सकता है, कोई क्लिक करता है हम्म तो उसकी वजह से मान लीजिए +2 या +3 स्कोर होता है। तो हम्म इस तरीके से अब ये सारी चीजें, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, वो पोस्ट को ये सारी चीज कर रहे हैं, लाइक शेयर पोस्ट, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और ये जो काउंट है +10 +5 +20, ये कंटिन्यूसली डेटाबेस पे हो रहे हैं। इस डेटाबेस पे हमें पता है कि अभी पोस्ट की एक आईडी है, मान लीजिए 1 2 3 के साथ ये चीजें हो रही है। तो 1 2 3 वाली पोस्ट के साथ उसका स्कोर अपडेट होता जा रहा है, कंटिन्यूसली अपडेट होता जा रहा है। राइट। अब खैर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर डेटाबेस पे, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ लोग अगर एक साथ डेटाबेस में क्वेरी करने लगेंगे, मतलब अपडेट करने लगेंगे, क्योंकि व्यू तो बहुत लोग एक साथ कर रहे हैं, तो एक्चुअली में डेटाबेस फट जाएगा। मतलब वो हैंडल नहीं कर पाएगा इतना ट्रैफिक। तो होता क्या है कि ये जो सारे इन सबको हम बोलते हैं जनरली इवेंट। तो ये सब इवेंट है, व्यू एक इवेंट है, कमेंट एक इवेंट है, लाइक एक इवेंट है, शेयर एक इवेंट है, ये सारे इवेंट्स है। ये सारे इवेंट्स एक टेम्पररी बफर में स्टोर होता है। और ये बफर में क्या होता है, कलेक्ट होते जाते हैं, कलेक्ट। और बेसिकली ये टेम्पररी बफर को लोग हैश मैप की तरह सोच लें कि एक हैश मैप है। हैश मैप कैसा, उसकी पहली वैल्यू तो पोस्ट आईडी है, मान लीजिए पोस्ट आईडी, और दूसरी वैल्यू है उसका स्कोर। अब हम इस हैश में एक इवेंट्स को बफर में कलेक्ट करते जा रहे हैं, उस बफर की हेल्प से ये हैश मैप हम डिराइव करते जा रहे हैं। मतलब कि अच्छा, इस पोस्ट आईडी पे अभी क्लिक इवेंट हुआ है, तो इस पोस्ट आईडी पे +3 कर दो, इस पोस्ट आईडी पे अभी लाइक हुआ है तो +20 कर दो। और ये बफर को हम बनाते जाएं, हर 5 मिनट में इसको फ्लश करें, मतलब 5 मिनट तक कलेक्ट करा, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग बहुत सारा कुछ भेज रहे हैं। तो 5 मिनट तक इस बफर में कलेक्ट करा, और 5 मिनट बाद डेटाबेस पे बस एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करा, एक ही बार में सारे स्कोर अपडेट कर दिए। तो थोड़ा की वजह एफिशिएंट से हो जाएगा, डेटाबेस पे लोड कम हो जाएगा, लोड नंबर कम ऑफ हो जाएगा। हाँ राइट सीधी सी बात है। ऑपरेशन। हाँ हाँ, जो हम हो सकता है कि हमें 1 मिनट में 1 मिलियन इस तरह की क्वेरी आ रही है कि 1 मिलियन लोगों ने देखा या कमेंट किया, या 10 मिलियन आ रहा है, तो ये 10 मिलियन जो इवेंट से कंप्रेस होके कुछ इवेंट्स बन जाएंगे, और फिर उतना ही राइट एक ही बार में राइट अपडेट होगा। इंस्टेड ऑफ आपने 10 मिलियन बार जो राइट होने वाला था उसको एक राइट ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो डेटाबेस पे लोड बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया आपने। अब जब आपने डेटाबेस में किसी का स्कोर अपडेट करा, मान लीजिए कि आपने 120, अभी सडनली हुआ क्या कि आप देखिए 123 का स्कोर बहुत कम था,
सडनली किसी ने बहुत, ये वाला पोस्ट सडनली वायरल हो गया और बहुत लोगों ने देखना शुरू करा और इसका स्कोर बढ़ने लगा एकदम से। हम्म, तो बढ़ते बढ़ते हो गया, सडनली इसका स्कोर +700 कर दिया हम्म, या +800 कर दिया, तो इसका नया स्कोर जो आ गया वो हो गया 1100, हम्म, 123 का। अब जैसे ही ये स्कोर हमने अपडेट करा, उस समय क्या करो कि आपका जो हीप है, हीप में वापस से इस एंट्री को एज अ न्यू एंट्री एंटर कर दो, बस ऐड करने की कोशिश करो इसको। अगर इसका स्कोर अभी सबसे छोटे स्कोर से छोटा होगा तो एंटर होगा ही नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम्म, राइट। अगर सबसे छोटे से छोटा नहीं है, मतलब कि ये एंटर हो सकता है, तो ये एंट्री एज अ नई एंट्री एंटर हो जाएगी, और जो भी पुरानी ऐसी एंट्री होगी जिसका स्कोर अभी मिनिमम होगा अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में, वो हम्म, अपने आप ही बाहर चला जाएगा। और हमारे हाँ। पास हमेशा इस तरीके से, तो जब भी हम डेटाबेस में अपडेट करें, उस समय हम अपनी हीप को भी अपडेट करें, तो हमारी हीप हमेशा अपडेटेड रहेगी विद टॉप 5 पोस्ट या टॉप 5 प्रोडक्ट्स, या जिस हमें भी ये भी कॉन्टेक्स्ट में। देखना पड़ेगा कि ये जो 123 है, ये ऑलरेडी हाँ, हीप के अंदर मौजूद है विद अ डिफरेंट स्कोर। बिल्कुल, तो उसको भी हम कर सकते हैं कि वो हीप में प्रेजेंट है कि नहीं, पहले चेक कर लिया और हम्म, जाके सिर्फ उसको स्कोर अपडेट कर दिया, रेदर देन कुछ करने की जगह उसका नया स्कोर अपडेट कर दिया, तो वो अपने आप हीप में ऊपर या नीचे या जहां भी उसको जाना होगा वो चला हम्म, जाएगा। तो हाँ। स्कोर हो सकता है कि अपडेट भी हो रहा है और स्कोर कम भी हो सकता है। अच्छा, और एक और चीज़ है ना, अगर स्कोर किसी एग्जिस्टिंग एंट्री का, हीप में जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज हैं उनमें से हाँ, किसी का अगर स्कोर बढ़ रहा है, तो इट इज़ हाँ, नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल कोई मतलब प्रॉब्लम आपकी नहीं। ट्रेंडिंग लिस्ट तो चेंज नहीं हो रही है, ट्रेंडिंग लिस्ट का सीक्वेंस चेंज हो सकता है। सीक्वेंस चेंज हो सकता है क्योंकि वो नए स्कोर के बेसिस पे उसका नया स्कोर आ रहा है। तो फिर क्योंकि हम हीप में रख रहे हैं, और राइट, अगर हम उसमें एडिट करेंगे तो पॉसिबल है कि उसकी पोजीशन चेंज हो। पोजीशन चेंज हो, बिल्कुल, बिल्कुल उसकी पोजीशन हो सकता है कि वो, और हम एक और चीज समझते हैं कि यहां पे हम ट्रेंडिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो ट्रेंडिंग में एक और चीज होती है कि आज जो ट्रेंडिंग में हो वो कल ट्रेंडिंग में ना हो। तो ऐसा कैसे होता है? आज हो सकता है कि कोई चीज इतनी वायरल है, जैसे कि अभी हम्म, रिसेंट में देखिए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हम्म, तो राम मंदिर के उद्घाटन में अभी राम मंदिर हो सकता है कि सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट हो हम्म, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, हम्म, राइट। बट एक साल बाद ये इवेंट उतना ट्रेंडिंग ना हो, तो वो पर आज के समय पे वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में था कि उसका स्कोर इतना ज्यादा बढ़ सकता है, उसका काउंट, उसका स्कोर मान लो बिलियन ट्रिलियन में चला गया, कि वो आज से 5 साल बाद भी ट्रेंडिंग में आ रहा हो। बट वो हम्म, गलत है, राइट। क्योंकि हम्म, रियलिटी में वो ट्रेंडिंग में नहीं है, बट वो आज के समय पे उसका स्कोर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो हम्म। बहुत दिन तक हीप से बाहर निकल ही नहीं पाया। तो उसका ऐसा हो एक सकता एक मैट्रिक ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिसमें अगर बहुत पुराना होता जा रहा है इवेंट, तो फिर उसको हमें मतलब डिमोट करना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई एक तरीका होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से उसका स्कोर हमें कम भी करते रहना चाहिए। तो हो सकता है कि हम क्या करें कि एक डीके फैक्टर डाल देते हैं कि हर दिन हम्म, एक जॉब चले, वो सभी के स्कोर को कम कर दे, कुछ कुछ परसेंटेज से कम कर दे। मान लीजिए कि 1% उसने स्कोर कम कर दिया, हम्म, या उसको उसका एक डीके फैक्टर रख लिया। जैसे कि डीके फैक्टर ये होता है कि मान लीजिए कि आज किसी का स्कोर 100 था, हम्म, अब मैंने इस पे डीके फैक्टर लगाया, यानी इसको, मान लीजिए कि मैं 1% का डीके फैक्टर लगाता हूं, तो इसको डिवाइडेड बाय 1.1 कर दिया। हम्म, तो इसको डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे तो कुछ 90 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। राइट। तो ये नया स्कोर हो गया। अगले दिन हम्म, ये डे 2 पे ये हो गया। हम्म, अब डे 3 पे फिर से ये 90 जो है ये डिवाइडेड बाय 1.1 होगा, हम्म, फिर समथिंग कुछ आएगा, फिर ये डे 3 का स्कोर हो गया। और हम्म, हो सकता है कि डे 2 पे ये कम हुआ, लेकिन डे 2 पे कुछ नए इवेंट्स भी आए, तो फिर 90 में वो चीज ऐड होती जाएंगी। हम्म, तो अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रही है, तो हो सकता है कि वो 1 महीने तक ट्रेंडिंग पे रहे, बिकॉज हम्म, इवन दो उसका डीके हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, बट इतनी ही वैल्यू आती भी जा रही है कहीं से। करेक्ट है। लोग व्यू और शेयर करते ही जा रहे हैं उसको। हम्म, तो इस तरीके से वो एक बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है। हम्म, तो कोई ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद वो कंफर्म ही है कि वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप हम्म, सोचिए कि यहाँ पे डे 3 में उसका स्कोर हो सकता है कि 84 समथिंग हो जाए, डे 4 में, मतलब वो डिके होता जा रहा है, बट हम्म, 84 होने के बाद में कुछ नए इवेंट्स आ भी गए। तो हम्म, इस तरीके से तो बेसिकली होता यह है कि करंट स्कोर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, करंट स्कोर हम्म,
इंटू हम्म, डीके फैक्टर प्लस न्यू स्कोर्स। ये फॉर्मूला अप्लाई होता जाता है स्कोर को अपडेट करने के लिए। तो हमेशा इस तरीके से हमारे स्कोर अपडेट होता जाता है, और इसी ठीक है। बेसिस पे हमारे हीप में भी वही है कि किसी का स्कोर चेंज होगा तो उसकी पोजीशन ऊपर नीचे होती रहेगी अपने आप ही। हम्म, तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हीप डेटा स्ट्रक्चर का, कि हीप को हम्म, हम कैसे यूज करते हैं इन रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो। और मतलब इसके एप्लीकेशन सर अनगिनत है। आप देखिए नेटफ्लिक्स ओपन करेंगे आपको टॉप 10 मूवीज रिकमेंडेशन होगी, हम्म, राइट। आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपको टॉप 10 वीडियोस दिखाई देंगे, ट्रेंडिंग वीडियोस। हम्म, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करेंगे आपको वहां पे टॉप 10 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। आप हम्म, कुछ भी ओपन करिए, मतलब इसकी एप्लीकेशन अनगिनत है इस पर्टिकुलर चीज की। तो यहाँ पे देखिए हम्म, हीप डेटा स्ट्रक्चर का कितना अमेजिंग यूज कर रहे हैं। और क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है, इन मेमोरी है हीप, हम इन मेमोरी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है, हमें 10 एंट्री या 100 एंट्री ही चाहिए, तो हम उसको तो हीप इन मेमोरी मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म, क्योंकि वो इन मेमोरी ही अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम जब भी कोई हमें हमसे रिक्वेस्ट करे कि बताओ अभी टॉप 10 ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो हम इजीली ये हीप एज अ रिजल्ट भेज सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अभी हमने कोई प्रॉपर कोडिंग नहीं करी है, एक जस्ट आइडिया दिया है कि हीप डेटा स्ट्रक्चर ऐसी जगह पर यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक राइट, ऐसा यूज केस है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे आजकल आप देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे और अनगिनत यूज केसेस हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूटिलाइज होते हैं। आपने जो बिल्कुल भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं या कई सारे नहीं भी पढ़ रखे हैं, वो भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कन्वेंशनली हमने बनाए हुए हैं या पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी यूज केस में उसका एक मॉडिफाइड वर्जन रिक्वायर्ड है। जैसे बिल्कुल जैसे अभी हमने हीप की बात करी और हीप में हम अपडेशन कर रहे थे, तो अपडेशन बिल्कुल करने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि बीच में से तो हम एलिमेंट को डिलीट कर नहीं सकते। अब बिल्कुल नहीं कर बीच सकते। में हमने कुछ मॉडिफाई करा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्योंकि नॉर्मली हीप में एडजस्टमेंट तब होता है जब आप इंसर्ट करें या डिलीट करें, उसके बिना तो हीप के अंदर कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। अपडेट बिल्कुल करने पर जो एडजस्टमेंट हो रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू ऑपरेशन। सो बिल्कुल दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कन्वेंशनल हीप। सो बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली यही हुआ होगा, पर इसके राइट, आसपास कुछ ना कुछ ऐसा इंप्लीमेंट जरूर किया होगा। तो कई बार बिल्कुल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये डेटा स्ट्रक्चर्स तो ऑलरेडी बने हुए रखे हैं, तो फिर हमें क्यों पढ़ना है? तो मेरे हिसाब से इसकी हाँ, दो बड़ी वजह है। एक वजह तो ये है कि आपको अगर पता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनते हैं, उनका क्या मतलब है, तो बने हुए डेटा स्ट्रक्चर को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो, और इसीलिए आप सोच पाते हो कि किन सिनेरियोज में क्या यूज करना चाहिए। एक तो मुझे बिल्कुल बड़ा रीजन ये समझ में आता है। दूसरा, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें उस डेटा स्ट्रक्चर में स्लाइटली कुछ मॉडिफिकेशन करके उसका एक अलग वेरिएशन बनाने की जरूरत पड़ रही है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से, तो फिर वो आप बिल्कुल कैसे करोगे अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो? अब कई लोग सर ये आपने भी बोलते बहुत हैं। यस। जी बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे रेज करा, कि वो जो आपने बताया ना कि ये एक्चुअली में स्लाइटली हमें मॉडिफाइड वर्जन यूज करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग जब करता था या कोई ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, उसमें कहीं पे एक प्रॉब्लम थी जहां पे डाइक्स्ट्रा का कोई वेरिएशन यूज करना था, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। और उसमें यही चीज आ रही थी कि हीप में कोई एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट डिलीट करना है मुझे। मतलब हीप में हमें ये पता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को तो बहुत इजीली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एलिमेंट डिलीट करने के लिए आपको वो एलिमेंट सर्च करना होगा। और वो सर्च करोगे क्योंकि एक एरे की तरह इंप्लीमेंट होता है, तो सब एलिमेंट शिफ्ट होंगे, और मतलब बहुत मुश्किल है ना, आप कैसे करोगे रैंडम एलिमेंट को डिलीट। तो उसमें क्या करा कि एक हीप लिया और एक हैश मैप लिया, और हैश मैप में हर एलिमेंट की हीप में पोजीशन रखी हुई है, कि इस एलिमेंट की हीप में पोजीशन कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, ये एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे रखा है। उसकी हेल्प से हम हीप में उस एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हीप में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रिमूव ऑपरेशन जो होता है हीप में, वो एक ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ हैश मैप और हैश मैप और हीप दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पे रिमूव ऑपरेशन भी हम ऑर्डर ऑफ वन में कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, इस वजह से डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये समझाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने काफी काफी अच्छे से समराइज करा इस चीज को, कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों क्यों जरूरी है।
हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना ही क्यों है, और बिल्कुल। बचने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना पड़े। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐसा आपके दिमाग में होगा कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब है कि बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें। देखो वो तो है, लेकिन आप बेसिक सिंपल प्रोग्राम्स भी बना रहे हो, जैसा शुरुआत में भी रोहित ने कहा कि एरे बना रहे हो, तो वो भी आप डेटा स्ट्रक्चर ही बना रहे हो। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट सेट ऑफ वेरिएबल्स, मेमोरी लोकेशंस, जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, और बिल्कुल। उस मेमोरी लोकेशन को भी हैंडल करने के लिए भी कुछ डेटा रख रहे हो, लाइक मेटा डेटा। तो बिल्कुल। वो सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन बना के हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चाहे वो आप क्लास की तरह से बनाए या स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बनाए। वो अलग अलग लैंग्वेज के अपने कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिस तरीके से बना सकते हो, बट बिल्कुल। डेटा स्ट्रक्चर बहुत फंडामेंटल लेवल पे शुरू हो जाता है। और कोई ये बोले कि मेरे को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं रोहित आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बैचेस में बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाँ। अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 6-6 7-7 साल से वो प्रोग्रामिंग के प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल। शायद अपने कॉलेज टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर को इतने इंपॉर्टेंस नहीं दी, समहाउ दे गेट द जॉब, पर अब उनको ग्रोथ में दिक्कत जा रही है। और वो जब देख रहे हैं कि उनके कलीग्स एक्सेल कर पा रहे हैं उस जगह पर और वो नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने समझा कि डेटा स्ट्रक्चर के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो लोग डेटा स्ट्रक्चर का बैच ज्वाइन करने के लिए आते हैं। मतलब बिल्कुल। ऑलरेडी 6-6 7-7 साल का जिन्हें एक्सपीरियंस है वो लोग भी आते हैं, मतलब उनको रियलाइज हुआ किसी पॉइंट पे कि ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बिल्कुल। प्रीवियस कुछ पॉडकास्ट में ये बात भी कर चुके हैं कि जितनी फैंग कंपनीज हैं उनके इंटरव्यू में डीएसए के बिना तो कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। डीएसए तो एक एसेंशियल पार्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब वो तो नॉन नेगोशिएबल ऐसी चीज है कि मतलब अब पहला डिस्कशन जो रिक्रूटर के साथ होगा वो किसी डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही होगा, मतलब उसके अराउंड ही होगा पहला डिस्कशन ही। तो वहां तो डेटा स्ट्रक्चर के बिना इमेजिन करना भी मुश्किल है कि कुछ हो सकता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो टाइटल ऐसे देखे, मे बी वो क्लिक बाइट टाइटल्स हों, कि बिल्कुल। क्या डेटा स्ट्रक्चर अभी भी सीखना रिलेवेंट है। इस हाँ। तरह के हाँ। टाइटल्स बहुत बहुत मिसगाइड टाइट। करते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि शायद डेटा स्ट्रक्चर नहीं करके भी काम चल सकता है। मैं बोलूँगा कोडिंग की जॉब में प्लीज़ आप बिल्कुल। इसको मत मानिए, डेटा स्ट्रक्चर इज़ 100% एसेंशियल। और ये मैसेज भी अगर हम लोग आज अपने इस कोडिंग की कहानियों में आप तक पहुंचा पा रहे हैं ना, तो मतलब तो बहुत बड़ी बात है, सार्थक हो गया। सार्थक हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल सर, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है सर, फेमस लोग हैं, और वो लोग काफी अच्छी जगह जॉब भी कर रहे हैं, काफी पैसा भी कमा रहे हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि डीएसए इज डेड, डीएसए इज नॉट रेलेवेंट। बिल्कुल ऐसे टाइटल के वो लोग भी वीडियोस डालते हैं। क्यों डालते हैं इसका इसका कोई वो नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि आप सीधे पीएचपी सीख लीजिए, ये सीख लीजिए और सीधे आपकी जॉब लग जाएगी। वो इस तरह की बातें करते हैं, फ्रीलांसिंग करिए करोड़ों कमाएंगे। बट उन सब चीज की सर ग्रोथ नहीं है एक लेवल के बाद में। आगे चल के बहुत सारे ऐसे छोटे लेवल के काम है जो बड़े सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेबसाइट बनाना, HTML पेजेस बनाना और कुछ इस तरह के हैं। ये धीरे धीरे ये एआई उन जॉब्स को तो डेफिनेटली ले लेगा, राइट। तो वैसे लोग हो सकता है कि ये फ्रीलांसिंग वाले भी एक लेवल पे स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज वो काम उतना डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथमिक बेस्ड नहीं है। और हम एज अ ह्यूमन हम एल्गोरिथम्स में ही तो हमारा दिमाग लगा पाते हैं। मतलब वहां पे अभी हम लोग अभी भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स है जो ह्यूमंस ही सोच पाते हैं या डिस्कवर कर पाते हैं, राइट। तो वहां पे बहुत रिलेवेंट है ये चीज अभी भी। तो तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। जॉब का फियर जो कई स्टूडेंट्स के अंदर रहता है वो कम कर सकते हैं अगर उनका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। ये आपकी जॉब को बिल्कुल। बचाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और जैसा आपने बोला ना कि बिल्कुल। क्यों ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे वजह क्या है। देखो, लोग जो सपना देख रहे हैं उन्हें हाँ। लगता है कि काश ऐसा हो जाए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी है। ऐसी कोई भी चीज़ बिल, पर आप वीडियो बनाइए, बिल्कुल। बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग रिलेट करेंगे। बिल, जैसे बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं कि मोदी जी ने वो 15 लाख का बोला था ना, हाँ। तो हाँ। वो मिल सकता है, उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। या बोलते हैं कि अभी राम मंदिर बन गया है ना, तो मोदी जी ने सब लोगों के लिए 239 का रिचार्ज फ्री दे रहे हैं। हाँ।
तो इस तरह के हाँ व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलाते हैं। सो कुछ लोग इस ट्रैप में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि कई लोग सपना देखते हैं कि काश ऐसा हो जाए। बिल्कुल तो कई बिल्कुल। लोग सोचते होंगे कि काश मेरा गूगल में जॉब लग जाए। हाँ तो अगर वो बिल्कुल सपना देखते हैं तो किसी ने भी अगर ऐसा वीडियो बनाया कि गूगल में जॉब कैसे लगे तो वो बहुत चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वैसे ही अगर बिल्कुल। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत टफ जा रहा है, डेटा स्ट्रक्चर अगर ना पढ़ना पड़े तो कितना अच्छा हो। और किसी ने वीडियो बना दिया बिना डेटा स्ट्रक्चर के भी कोडिंग जॉब में लाएं, करोड़ों की करोड़ों का पैसा बिल्कुल कमाएं। अब ऐसा कुछ बिल्कुल टाइटल किसी ने लिख दिया तो उस पर क्लिक तो करना बनता है, क्योंकि बिल्कुल ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये इन्फ्लुएंसर मार्केट ऐसा है, हर कोई जो यूट्यूब पे काम कर रहा है या सोशल मीडिया पे काम कर रहा है उसे व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ चाहने के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा इस तरह की गिमिक्स कर लेते हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा जागरूक आपको भी रहना पड़ेगा कि आपको किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है। आप देखिए, देखने में क्या है, फ्री में आप देख रहे हैं, सब कुछ देखिए, लेकिन अपना दिमाग लगाइए। और बिल्कुल ये पॉडकास्ट और ये जो कोडिंग की कहानियाँ, इन सब का मकसद है आपको अवेयर करना। और बिल्कुल रोहित, एक मतलब मैं वैसे किसी का ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक कोई फूड के ऊपर एक बंदा है जिसने हाँ मुहिम छेड़ी हुई है कि जो हाँ भी न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन फिर भी हाँ उसको एडवर्टाइज करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, देखो ये वाला प्रोडक्ट ना आपको हेल्थ ऐसी कर देगा, अच्छी कर देगा और वैसा, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल बंदा वो बंदा ये परेशान है कि उसने 2 करोड़ की जॉब छोड़ी हुई है अपनी, और ये काम कर रहा हाँ है, वो एक्चुअल में बिल्कुल मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल। और लेकिन बेचारा बहुत सारे केस भी लड़ रहा होगा साथ में। केस भी लड़ रहा है, उस पर आए दिन केस हो रहे हैं, और वो किसके बिल्कुल लिए कर रहा है, इसी समाज, इसी सोसाइटी के लिए कर रहा है ना। लेकिन बिल्कुल अब वो बोलता है कि अब मैं पैसा कमाने का कोई अगर तरीका बनाता हूं तो लोग मेरे पे शक करेंगे कि ये सब जो बिल्कुल कर रहे थे इसके कारण था कि ये हाँ पैसा तुम्हें कमाना था। तो वो बिल्कुल उसने पोस्ट डाला, उसने लिखा कि मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। जैसे मैं भी हाँ ब्रांड डील्स नहीं लेता, मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि अगर कहीं गलती हो गई मेरे से, कोई ऐसे ब्रांड का मैंने प्रमोशन कर दिया जो एक्चुअल में अच्छा नहीं है, तो फिर बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोलेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं होगा। तो कई बार हमें कई सारे कमाने के रास्तों को छोड़ना पड़ता है अगर हम इस बात को वैल्यू करते हैं कि मुझे सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करनी है, मुझे गलत मैसेज नहीं पहुंचाना है। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल अवेयरनेस का सोली मतलब ये है कि आप सही चीज़ जानो, समझो, और रियलिटी को आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी ये है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर होता यही है कि लोग अ, जो जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप देखेंगे उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है उस बंदे के जितने हाँ होने चाहिए हाँ। आइडियली, क्योंकि वो इतनी समाज में अवेयरनेस कर रहा है और इतने इतना रिस्क लेके कर रहा है और जिसके उसने बारे में उसने कोई लिखा, आज तक पता रोहित, नहीं। उसने लिखा कि जो हाँ लोग पान मसाला का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उन हाँ लोगों को आप पसंद कर रहे हैं, उन लोगों को आप बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं, वो और ज्यादा हाँ पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जो एक्चुअल में मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, पैसा उनके पास नहीं आता है। बिल्कुल तो ये सही तो बात। ये तो हमारे व्यूअर्स को भी सोचना पड़ेगा ना कि वो उन्हें क्या वॉच करना चाहिए। बिल्कुल सर, इस खैर, पे तो मेरे पास इतना रेलेवेंट एग्जांपल है अभी करंट में टेक हाँ इंडस्ट्री के लेकर, हाँ कि मेरे पास कल 15 बच्चे रीच आउट करे मुझे। हाँ। 15 बच्चे की उन्होंने बोला कि भैया हमें आपसे बात करनी है कुछ हमारे साथ, उन्होंने जो वर्ड यूज करा वही बता रहा हूँ कि हमारे साथ भैया स्कैम हो गया है, तो हम्म आप कॉल पे आ सकते हैं क्या। उन्होंने हम्म पूछा भैया आपके चार्जेस क्या हैं, उन्होंने पैसे के बारे में भी बात करी। और मुझे लगा कि 15 लोग थे, तो मैंने बोल दिया कि आप एक काम करना, 200 रुपए इकट्ठे कर लो और मेरे साथ सेशन कर लो, क्योंकि उससे सर हम्म सीरियसनेस भी पता चलती है। मैं हम्म। सीधी सी बात बता रहा हूँ कि इतना टाइम फ्री में किसी के पास नहीं है, राइट। नहीं है, नहीं है। तो है ना, और 200 रुपए अगर तुम्हारी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो 200 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। जस्ट उससे मेरे को ये पता चलता है कि हाँ बच्चे सच में कोई प्रॉब्लम है, सीरियस सिचुएशन हम्म में। हम्म उन्होंने बताया कि कोई लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर था, हम्म है अभी भी, उसने उनको कोर्स बेच दिया। कोर्स में सर आप कोर्स का अगर आप वो देखेंगे ना करिकुलम, तो आप हम्म देख के चौंक जाएंगे। हम्म 12,000 से 30,000 रुपए के बीच में वो चार्ज कर रहा था। हम्म और कोर्स का करिकुलम था प्रोग्रामिंग बेसिक्स, सी प्लस प्लस एंड जावा फुल प्रोग्रामिंग पूरा, हम्म उसके बाद डीएसए पूरा, उसके बाद में लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन पूरा,
उसके बाद में AWS पूरा, क्लाउड टेक्नोलॉजी सारी, AI, ML, मशीन लर्निंग, और आपका कुबरनेटिस, डॉकर, मतलब आप टेक इंडस्ट्री, फ्रंट एंड, बैक एंड, और आप टेक इंडस्ट्री में जितनी टेक्नोलॉजी सोच सकते हैं, सारी टेक्नोलॉजी थी उस करिकुलम में। और लिखा भी हुआ था बाकायदे कि इतनी क्लास इसकी, और वो बच्चों को ये बताता था कि ये सारी चीज अगर नहीं आएगी तो आपका फैंग कंपनीज में, गूगल में, फेसबुक में जॉब नहीं लग सकती, इम्पॉसिबल है ये। और ये किनको बता रहा है? वो फ्रेशर्स को बता रहा है। क्या बच्चे इतने बेवकूफ हैं कि एटलीस्ट इतना भी सर्च कर लें गूगल पे कि इनका राउंड क्या होता है, इंटरव्यूज क्या होते हैं, तो पता चल जाता कि डीएसए में सिर्फ ये फैंग कंपनीज के जो एंट्री लेवल पे जो जॉब्स होती हैं उनमें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो ये सारी चीजें बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और उसके ऊपर से एक और चीज क्लॉज उसने डाला हुआ, एग्रीमेंट भी करा है कि 15 लाख की जॉब गारंटी, अगर नहीं मिले तो पैसे पूरे वापस, क्लियरली उसने मेंशन कर रखा है। अब ये बच्चे जब क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई क्लास हो रही है, कोई क्लास नहीं हो रही है, उस लेवल का पढ़ाया नहीं जा रहा है। उसके बाद में जो बंदा है उसने काफी फॉल्स क्लेम्स भी कर रखे हैं कि उसने गूगल में काम करा है, एडोबे में काम करा है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लिख रखा है कि मैं उन सबका एलुमनाई हूं, और मतलब उस तरीके से उसने काफी अपनी मार्केटिंग कर रखी है और बच्चों को फंसा रखा है, और ये कॉलेज जा जाके बच्चों को कन्विंस करता है वो बंदा। मैंने आज पोस्ट डाला है, उस बंदे का नाम तो नहीं लिया डायरेक्टली, बट मतलब अब हम अगर नाम ले लें तो बंदा हम पे केस करे या हमसे लड़ने आए, राइट? यहां पे हम हेल्प किन की कर रहे हैं? बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो अब इसी का एग्जांपल का मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूं। मैंने बच्चों से बोला कि क्या बोलते हो इनके बारे में, लिखना चाहिए ऑनलाइन? तो बच्चे बोले नहीं नहीं सर, मत लिखना उनके बारे में, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे जो पैसे हैं वो अटक जाएंगे, फिर पैसे ये रिफंड, जो थोड़ा सा गुंजाइश है कि हमें शायद पैसे मिल सकते हैं रिफंड, वो भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वही तो, उसी की तो गलती है, वही लोग उसको पॉपुलर कर रहे हैं, वही लोग उसके अगेंस्ट में बोलना भी नहीं चाहते, पब्लिक में भी नहीं आना चाहते। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? और अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसने बोला कि उसने कुछ ऐसा ब्रेन वॉश किया बच्चों को कि बच्चे रिफंड नहीं मांग रहे अब अपना, वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा भी है सर अब कर लेते हैं, अब पैसे दे दिए हैं तो कुछ भी पढ़ा रहा है, हमारे रिलेवेंट का है कि नहीं है। बच्चे ऑलरेडी अपने पैसे भी वेस्ट कर चुके हैं, और अब बच्चे 8 महीने का कोर्स है तो 8 महीने भी अपना वेस्ट करेंगे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि टाइम की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, पैसों से उसको तोल ही नहीं सकते आप। एक्चुअली में तो जॉब सर गारंटी वाला फैक्टर लगा दिया ना, तो लोगों को ये लग रहा होगा कि चलो कुछ भी नहीं आएगा लेकिन शायद जॉब लग जाएगी, जो कि उन्हें बाद हाँ, में पता चलेगा कि वो तो सबसे बड़ा स्कैम था। सबसे बड़ा स्कैम तो यही है। हाँ, और सर 15 लाख की कोई जॉब गारंटी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है पॉसिबल। कैसे दे सकते? मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, आप नहीं पढ़ने के लिए रेडी हो, उससे जॉब कैसे लग जाएगी आपकी? अरे तो इसी जॉब इसी एक बात पे तो मैं बैंगलोर छोड़ के वापस भोपाल आया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि देखो इस इंडस्ट्री में ना अभी इतने सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं जो मेरे टच में हैं, कई लोगों से बात होती है, पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो सब सही हो, मतलब वो बिल्कुल मेरे गुड बुक्स में नहीं है, लेकिन अब कम्युनिटी है तो मैं ऐसे सबसे बुराई तो नहीं करता रहूँगा, मैं सबसे बात बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ, सबसे क्यों मिलता हूँ। करेंगे, क्यों करेंगे? तो बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि मैं जानता हूँ कि यार कर तो तुम गलत रहे हो मतलब हाँ बच्चों के हाँ, साथ ये बिल्कुल सही तो नहीं कर रहे हो। तो मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को सीधे सीधे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वीट लगे, है ना, हाँ। ऐसा लगे और कि जब यार ये तुम तो पास, अगर उनका कोर्स पढ़ रहे हो और तुम बहुत मतलब आराम लग रहा है तुम्हें लाइफ में ना, हाँ इसका मतलब कि तुम्हें चैलेंज मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा, तो तुम्हें जब तुम्हें तक कोई दिक्कत होगी। अनकंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझ लो कि अगर कोई चीज़ तुम्हें बहुत इजी लग रही है और बहुत शॉर्टकट टाइप का लग रहा है, और ऐसे में तुम एक रेड फ्लैग होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एक आ जाना चाहिए और तुम्हें खोजबीन करनी चाहिए, पता करना चाहिए। मार्केटिंग की दम पे आजकल कई लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, मार्केटिंग की दम पे इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, यूट्यूब एक माध्यम है इन्फ्लुएंस करने का। सो बिल्कुल आप ये हम नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं बस उसको आप मानो, आप तो जो आपका दिमाग कह रहा है वो मानो, लेकिन बिल्कुल आप सवाल ज़रूर करो। और अगर कहीं बिल्कुल कुछ गलती हो गई है, कहीं गलती हो रही है, तो सोशल मीडिया पे बोलो, ताकि बोलो, दूसरे लोग वो गलती करने से बच जाए। कम से कम बिल्कुल इतना ज़रूर करो आप लोग, अवेयरनेस तो होनी चाहिए। अब ये कोडिंग की बिल्कुल कहानी का मकसद क्या है? अवेयरनेस करना। हम बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? और नहीं तो हम वही बता रहे हैं ना जो हो चुका है, जो सही है। हमको मिथ
बस्ट कर रहे हैं कि जो लोगों ने मिथ फैला रखे हैं, हम उनको बस्ट करने की कोशिश कर बस्ट रहे हैं कि करने की कोशिश डीएसए कर रहे हैं। रिलेवेंट नहीं है। आज हमने डीएसए के बारे में बताया कि देखो कितना रेलेवेंट है, कितने हम्म, एप्लीकेशंस है। हम्म, और रियल में तो कोई प्रोग्रामर लिखेगा ही ये वाला कोड कि वो एक हीप बनाएगा, हाँ हैश हाँ। मैप बनाएगा, उनको कुछ करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, राइट? अब किसी इतना ने तो लोगों करा में ही होगा। पेशेंस होना चाहिए ना कि वो पूरी इस वीडियो को देखें, अंत तक हाँ, देखें, हाँ, तो उन्हें ये बिल्कुल, कंटेंट समझ में आए कि हाँ इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, और बिल्कुल, डेटा स्ट्रक्चर क्यों आपको पढ़ना चाहिए कोडिंग की। और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। जो हम पहले डर जाते हैं ना, वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि या तो हमें टीचर सही नहीं मिला होता है या हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो आप बिल्कुल, डरो मत कोई भी चीज़ से, घबराओ नहीं। डेटा स्ट्रक्चर भी बन जाता है, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा है, और हमने कोडिंग की कहानियों में लास्ट के सेगमेंट में कुछ 10-15 मिनट जो बात करी है, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाला काम कर दे। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेंगे जी सर, फिर से हम कोडिंग की कहानियों में बिल्कुल। अगले बिल्कुल एपिसोड सर, में। ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। इस तरह का एक सीरीज रखते हैं जहाँ पे और डीएसए के और अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम लाते रहेंगे, और एग्जांपल्स बता सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं डीएसए की हेल्प से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, गुड बाय। थैंक थैंक यू। थैंक यू सर।